पारस और पूजा की लव मैरिज थी। तो दोनों ने घर वालों के खिलाफ जाकर मंदिर में शादी कर ली थी। शादी करने के बाद दोनों का खुशहाल जीवन चल रहा था, सब कुछ सामान्य चल रहा था। पूजा देखने में बेहद खूबसूरत लड़की थी। कुछ दिन बाद पारस किसी कार्य से बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद जब वो सुबह घर लौटता है तो घर लौटकर आकर क्या देखता है कि उसके बेडरूम में, उसी के बेड पर उसकी पत्नी पूजा उसी के छोटे भाई के साथ लेटी हुई है, कुछ ऐसी अवस्था में जिसे शायद कोई भी पुरुष देख नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो आग बबूला हो जाता है और गुस्से में पूजा को आवाज देता है। पूजा कुछ कह पाती उससे पहले पारस उसके गाल पर एक तमाचा जड़ देता है और कहता है कि मेरे प्यार का आखिर तुमने ये सिला दिया, तुम्हारा चरित्र ऐसा होगा ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। घर वालों के खिलाफ जाकर मैंने तुमसे शादी की और तुमने मेरे ही भाई पर डोरे डालना शुरू कर दिया। इतना कहता है और उसे घसीटता हुआ घर से बाहर निकाल देता है। अब जो पूजा है वो कहीं जा नहीं सकती क्योंकि उसने घर वालों के खिलाफ जाकर ये विवाह किया था और घर वालों ने उसी समय कह दिया था कि ये शादी करने के बाद आगे से तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अभी कुछ समय बीता ही था कि जिस घर में पूजा किराए के मकान में रह रही थी उसी घर की छत से जो पारस है उसका जो छोटा भाई है रवि, उसका कत्ल हो जाता है और कत्ल के इल्जाम में पूजा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिर क्या था ये माजरा? क्यों इतना प्यार करने वाले पारस को पूजा ने धोखा दिया? क्यों उसके साथ फरेब किया? जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी उससे धोखा देकर उसके छोटे भाई के साथ चक्कर चलाया और अगर उसके साथ उसे रिश्ता रखना था तो उसे अपने घर पर बुलाकर आखिर छत से धक्का देकर क्यों मार दिया? और अगर उसके साथ जीवन बिताना ही था तो वो खुशी खुशी पारस के छोड़ने के बाद देवर के साथ रह सकती थी। लेकिन क्या था ये माजरा? लेकिन जब आप ये कहानी सुनेंगे तो कहानी सुनकर सिहर उठेंगे और एक बार को कह उठेंगे कि हमेशा आंखों देखा और कानों सुना सच शायद नहीं हो सकता। कभी कभी रिश्तों में विश्वास की भी कोई जगह होनी चाहिए, लेकिन हम जो देखते हैं उससे ही सच मान लेते हैं। तो चलते हैं कहानी की ओर, लेकिन कहानी में चलने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें और कमेंट में अपनी एक प्यारी सी राय देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। एक लड़का होता है पारस जो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा होता था और इसी कॉलेज में एक लड़की होती है पूजा, वो बेहद खूबसूरत होती है। पारस और पूजा एक दूसरे को देखते ही पहली नजर में इन दोनों को प्यार हो जाता है। दोनों ही देखने में बहुत खूबसूरत थे, लेकिन दोनों की जाति अलग थी। दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि समाज और जाति को एक तरह से दरकिनार कर देते हैं और दरकिनार करके दोनों ये फैसला लेते हैं कि जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। अब इनके प्यार के किस्से आम होने लगते हैं और धीरे धीरे घर वालों को इनके प्यार के बारे में पता चल जाता है। जब घर वालों को प्यार के बारे में पता चलता है तो दोनों के परिवार वाले अब बंदिशें लगाना शुरू कर देते हैं। खास तौर पर पूजा के जो घर वाले थे वो इसके खिलाफ थे। अब जो पूजा है लेकिन मानने को तैयार नहीं है कि जीवन बिताएगी तो सिर्फ और सिर्फ पारस के साथ, क्योंकि पारस ही उसका पहला और आखिरी प्यार है। घर वालों की बहुत समझाया जाता है, पूजा को मारा जाता है, पीटा जाता है, कमरे में बंद कर दिया जाता है, भूखा प्यासा तक रखा जाता है, लेकिन पूजा मानने को तैयार नहीं है। एक दिन मौका देखती है और मौका देख करके वो भाग जाती है और पारस के साथ जा करके मंदिर में शादी रचा लेती है। मंदिर में शादी रचाने के बाद ये लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और कोर्ट मैरिज करके जब घर वापस आते हैं तो पारस के घर वाले थोड़ा गुस्सा करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही उसे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो पूजा के घर वाले थे वो ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे कि हमारे घर की लड़की ने किसी अलग जाति के लड़के से विवाह कर लिया।
ये सब उनके लिए अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली बात थी। अब धीरे धीरे समय बीतना लगता है। जो पूजा है वो बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, और पारस और पूजा एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। दोनों के बीच इतना प्यार है कि लोग देख करके इस चीज को कहते थे कि दोनों की जोड़ी राम सीता की जैसी जोड़ी है। दोनों एक दूसरे के प्रति प्यार भी भरपूर है और दोनों के प्रति समर्पण भी बहुत ज्यादा था। समय धीरे धीरे बीतता रहता है। जो पूजा है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अब जो ये घर है पारस का, इसमें इसके ससुर और इसका एक छोटा भाई रवि रहा करते थे। इनके अलावा घर में कोई और व्यक्ति नहीं रहा करता था। सब कुछ सामान्य चलता है। कुछ ही समय में पूजा पूरे घर को संभाल लेती है। समय धीरे धीरे बीतने लगता है। तभी अचानक से एक दिन पारस कहीं बाहर चला जाता है, और बाहर जाने के बाद जब वो सुबह घर वापस आता है तो क्या देखता है कि जो बेडरूम है उसका दरवाजा खुला हुआ है, और उसके ही कमरे के बेड पर उसकी पत्नी पूजा और रवि किसी गलत हालत में लेटे हुए दिखाई देते हैं। ये देखना था कि पारस का गुस्सा अपने आप को कंट्रोल खो बैठता है और वो भूल जाता है कि मैं किससे और क्या बोल रहा हूँ। ये सामने मेरे वही लड़की है जिसे मैं जी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। सारी दुनिया के खिलाफ जाकर जिसके लिए मैं खड़ा था, वो मेरी आंखों में इस तरह से धूल झोंक रही है। अब जैसे ही पूजा को आवाज देता है, पूजा खड़ी होती है और वो कुछ बोल पाती, अपने बारे में कह पाती, उससे पहले पारस उसके गाल पर तमाचा जड़ देता है। जैसे ही तमाचा जड़ता है, तमाचा जड़ने के बाद उसे घसीटता हुआ दरवाजे के बाहर धक्का मारकर निकाल देता है। दरवाजे से बाहर निकालने के बाद कहता है, आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद मेरा तुमसे जो भी रिश्ता था मैं आज और इसी वक्त खत्म करता हूँ। मैं ये नहीं समझता था कि तुम मुझसे प्यार का दिखावा करके मेरे भाई के साथ रंगरेलियां मनाओगी। इतना कहना था और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। पूजा रोती रह जाती है, बिलखती रह जाती है और कोई सुनने को तैयार नहीं था। वहीं दूसरी ओर रवि कहता है कि भैया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, भाभी हमेशा मुझ पर डोरे डाला करती थी और उन्होंने मुझे अपने काबू में कर लिया, और इतना काबू में कर लिया, मैं तो लड़का था, कब बहक गया मुझे नहीं पता चला। मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। आपने एक गलत लड़की का चुनाव किया, एक ऐसी लड़की का चुनाव किया जो आपके लायक थी ही नहीं। उन भाभी ने मुझे बताया था कि आपकी खूबसूरती पर तो वो फिदा है, लेकिन मेरी खूबसूरती देखकर जब मैं जिम करता था और जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता था तो मेरी बॉडी को देखकर वो हमेशा कहा करती थी, काश तुम्हारे भैया भी तुम जैसे सुडौल दिखाई देते, इतने हैंडसम होते। वो मुझ पर डोरे डाला करती थी और मेरे हैंडसम लुक पर वो कब फिदा हो गई मुझे नहीं पता चला। जब वो मुझ पर डोरे डाला करती थी तो मैं भी एक लड़का ही था, आखिर मैं भी फिसल गया। ये सारी कहानी जब वो अपने भाई को बताता है तो पारस अपने आप पर यकीन नहीं कर पाता कि जिस लड़की के लिए उसने ये सब किया वो उसे इस कदर धोखा दे रही थी। लेकिन वो ये सोचकर रह जाता है कि शायद समय ही ऐसा है जिसे सबसे ज्यादा प्यार किया जाए, सबसे ज्यादा प्रेम किया जाए, वही शायद धोखा दे देता है। लड़कियों को शायद एक लड़के के साथ रिश्ता रखना पसंद नहीं हो, और मेरी किस्मत में शायद प्यार था ही नहीं, इसीलिए मेरी पत्नी ने, जिसे मैंने इतना जी जान से चाहा, उसने मुझे धोखा दे दिया। अब समय थोड़ा बीता ही था और जो पूजा है वो अपने मायके नहीं जा सकती थी, क्योंकि मायके वालों ने उससे पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था। जब वो भाग करके उसने शादी की थी तो उन्होंने कह दिया था कि आज के बाद तुम हमारे लिए मर चुकी हो, आगे तुम्हारे जीवन में जो भी होता है उसकी जिम्मेदार तुम स्वयं रहोगी। इतना सुनना था। अब पूजा आखिर करती क्या? वो एक किराए पर कमरा लेती है और कमरे में रहने लगती है। एक छोटी सी नौकरी ढूंढ लेती है और उस नौकरी के जरिए अपना खर्चा चलाने लगती है। अभी 20 से 22 दिन ही बीते होंगे
कि पता चलता है कि उसने रवि को अपने घर बुलाया और घर बुलाकर अपनी छत थी उससे धक्का दे करके उसे मार दिया। अब पूजा को तुरंत से पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद पूजा को हिरासत में ले लिया जाता है। क्योंकि जो घर था पूजा उसमें किराए पर रह रही थी, रवि वहां पर गया था और वहां पर जो रवि का कत्ल होता है उसके इल्जाम में पूजा गिरफ्तार हो जाती है। पारस को फोन किया जाता है तो पता चलता है कि जिसने कत्ल किया है वो पारस की पत्नी है और जिसका कत्ल हुआ है वो पारस का भाई है। पुलिस जब पारस को बुलाती है तो पारस रवि को तो पहचान लेता है, लेकिन अपनी पत्नी के लिए कहता है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, जब था तब था। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जब वो मुझसे पीछा छुड़ा चुकी थी और उसके बाद भी उसने रवि से रिश्ता नहीं तोड़ा और रवि से रिश्ते में रही और रिश्ते में रहने के बाद भी आखिर उसके साथ जीवन यापन कर सकती थी, लेकिन उसे मौत के घाट आखिर उसने क्यों उतार दिया। ये सारे सवाल सोचता सोचता वो घर वापस आ जाता है और पुलिस से ये कहकर आता है कि मेरे भाई के कातिल को जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है वो कड़ी से कड़ी सजा आप सुनाएं, मैं इसके बचाव में कभी नहीं आऊंगा। सबूतों के अभाव में और जैसा मौके पर जो चीज मिली थी उसके आधार पर पूजा को सजा सुना दी जाती है। अब उसे सजा हो जाती है, सजा फांसी की सुना दी जाती है। अब उसे फांसी की सजा दे दी गई, लेकिन उसके पक्ष में कोई नहीं खड़ा था। माता पिता पहले ही रिश्ता तोड़ चुके थे, पति ने मुंह पहले ही मोड़ लिया था और इस दुनिया में उसका कोई और था नहीं। दिन बीतने लगते हैं, उसकी फांसी की जो तय सीमा है वो नजदीक आने लगती है और जैसे ही उसकी फांसी की सीमा पास आती है तभी वहां पर एक महिला जेलर होती हैं, वो उसके पास जाती हैं और जाकर कहती हैं कि पूजा आज से 4 दिन बाद तुम्हें फांसी हो जाएगी। हर फांसी वाले इंसान से ये पूछा जाता है कि उसकी आखिरी इच्छा आखिर क्या है। हम तुम्हारी आखिरी इच्छा जानना चाहते हैं। वो कहती है कि मेरी आखिरी इच्छा सिर्फ इतनी है कि मैं अपने पति पारस के साथ एक रात एक कमरे में एक ही बेड पर बिताना चाहती हूँ। जो जेलर साहिबा होती हैं सुनकर हैरान हो जाती हैं, कहती हैं वो तो तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, वो तुमसे बात तक नहीं करना चाहता और फिर तुम उसके लिए ऐसा क्यों कह रही हो। वो कहती है इतना मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मुझे एक रात उनके साथ बितानी है, इसके बाद तो मेरी जीवन लीला खत्म हो जाएगी, उसके बाद मेरे जीवन में कुछ नहीं बचेगा। मैं जानती हूँ कि वो मेरे कहने से नहीं आएंगे, लेकिन आप मेरी अंतिम इच्छा समझकर उन पर दबाव बनाएंगी तो वो जरूर आएंगे। इतना कहना था कि जेलर साहिबा उसकी बात मान लेती हैं और तुरंत पारस को फोन करके जेल में बुलाया जाता है। जेल में बुलाने के बाद पारस के सामने उसकी अंतिम इच्छा रखी जाती है और पारस इस मामले को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो कहता है कि जिसने मुझे धोखा दिया, जिसने मेरे भाई का कत्ल कर दिया, मैं उसके साथ कोई भी रिश्ता रखना ही नहीं चाहता, मैं उसके साथ एक रात तो क्या एक पल भी नहीं बिताना चाहता। लेकिन उस पर दबाव बनाया जाता है और उससे पहले रिक्वेस्ट की जाती है, लेकिन जब वो रिक्वेस्ट से नहीं मानता तो उसे कानूनी दबाव बनाकर कहा जाता है कि ये हमारे ऑर्डर हैं, ये तो तुम्हें फॉलो करने ही पड़ेंगे। इतना कहना था कि जो जेलर साहिबा ने कमरा तैयार करवाया था, कमरे के अंदर पूजा को और पारस को भेज दिया जाता है, दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसके अंदर एक ऑडियो रिकॉर्डर लगा दिया जाता है, जिस ऑडियो रिकॉर्डर का कनेक्शन जेलर साहिबा ने अपने ऑफिस में रखा हुआ था। वहाँ से वो उनका वार्तालाप जो उनके बीच होने वाला था वो सारा उन पर नज़र रखने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए उन्होंने उसे लगा दिया था। अब जैसे ही पारस कमरे में जाता है, पूजा एक कोने में खड़ी हुई है, सिमटी हुई। वो कहती है इतनी नफरत है कि तुम मुझसे मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते। तो वो कहता है कि हाँ, मैं तुमसे बेहद नफरत करता हूँ। वो कहती है क्या तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया। वो कहता है कि जितना मैंने तुम्हें प्यार किया आज के वक्त में मैं उससे 3 गुना तुमसे नफरत करता हूँ, और इतनी नफरत कि दुनिया में किसी लड़की पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। इतना कहना था और वो कहती है कि कोई बात नहीं,
2 दिन और है मेरी जिंदगी के, उसके बाद तुम्हारा मुझसे हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। उसके बाद तुम्हें कभी भी मेरी शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। इतना कहना था। पारस कहता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। वो कहती है कि मैं जाने वाली हूँ, लेकिन जाने से पहले अपने जीवन की कुछ सच्चाई तुम्हारे सामने रखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि शायद तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ वो अगर तुम सुनोगे तो शायद मेरी बात पर यकीन जरूर कर लोगे। अब वो बताना शुरू करती है। पारस कहता है कि मैं ये सारी चीजें नहीं जानता, मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहता। वो कहती है कि तुम्हें मेरी कसम है, जीवन में अगर कभी मुझसे प्रेम किया था तो उसी प्रेम की कसम है, एक बार तुम मेरी बात सुन लो, उसके बाद चले जाना। ये सोचो कि मरने वाले की अंतिम इच्छा है, और यही अंतिम इच्छा अगर तुम मेरी पूरी कर दोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो कहता है ठीक है बताओ। वो कहती है कि मैं जब शादी करके तुम्हारे घर पहुंची तो मैं सब कुछ सामान्य करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे पिता को मैंने पिता समझा, तुम्हारे छोटे भाई को मैंने अपना छोटा भाई समझा, लेकिन तुम्हारे छोटे भाई की नीयत हमेशा ही मुझ पर खराब रही। वो हमेशा से मुझे गंदी नजरों से देखा करता था। समय बीतता रहा लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई। एक दिन मैं नहा रही थी, नहाते वक्त उसने मेरा एक वीडियो बना लिया, और वीडियो बनाने के बाद मुझे मैसेज करके ये कहा कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा ये वीडियो वायरल ना करूं तो मैं जैसा कहता हूं तुम मेरे साथ वैसा ही करना। मैं उसकी बातों में नहीं आई। मैंने कहा तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि मैं पारस से बहुत प्रेम करती हूँ और वो मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। मैंने जिस दिन उसे बताया वो मुझ पर यकीन करेंगे, तुम पर नहीं। ये चाल भी जब रवि की नहीं चली तो ऐसे ही समय बीतता गया। वो मुझे कभी कहीं से छेड़ते थे, कभी कहीं से छेड़ते थे, लेकिन मैं ये सोचती थी कि दोनों भाइयों में कभी मन मुटाव ना आ जाए, कभी इनके बीच में कोई दरार ना आ जाए। मैं आप दोनों के रिश्ते तुड़वाना नहीं चाहती थी। मैं उसे समझाती रही, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। एक दिन जब आप कहीं बाहर गए हुए थे तो उसने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा, आज तक भाभी मैंने आपके साथ जो भी किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम अपना आगे का जीवन खुशी खुशी बिताएं। इसी कारण मैं आपके लिए केक लेकर के आया हूँ। हम दोनों केक काटते हैं। ये मैंने सॉरी लिखकर आपके लिए केक ऑर्डर किया है। अब वो जब मुझसे ऐसे कह रहे थे तो मैं उसकी बातों में आ गई। उसके साथ मैंने केक काटा, और केक काट कर जैसे ही मैंने केक खाया मैं उसके बाद बेहोश हो गई। मुझे कोई होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ पर हूँ और कहाँ नहीं हूँ। जब सुबह में तुम आए और तुमने आवाज़ दी तब मैं उस अवस्था में आई और तुम्हें सामने देखा। तब तक मैं कुछ समझ पाती या तुमसे कुछ कह पाती, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने मुझे तमाचा जड़ा और घर से बाहर निकाल दिया। अब वो आगे बताना शुरू करती है। अब जो पारस है वो कहता है कि चलो मान लिया, यहाँ तक इतना था, अब आगे क्या हुआ, आगे का बताओ। जब तुम्हें मैंने निकाल दिया तो रवि तुम्हारे पास कैसे पहुंचा। अब वो बताना शुरू करती है कि रवि जब अपनी चाल में कामयाब नहीं हुआ और तुमने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया तो रवि को लगा कि अब उसका रास्ता आगे के लिए साफ हो गया है। वो मेरे घर पर आया और घर आने के बाद उसने मुझे वो वीडियो दिखाया जो उस रात उसने मेरे साथ में गलत करते हुए बना लिया था जब तुम घर पर नहीं थे। लेकिन वो सब उसने मेरी बेहोशी की हालत में किया जब मैं बेहोश थी। जब तक मैं होश में रही मैं हमेशा उसका विरोध करती रही, कभी उसे मेरे करीब नहीं आने दिया। लेकिन उस दिन मैं अपने होश में ही नहीं थी, घर के ही इंसान ने मेरे साथ धोखा किया तो मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन वो वीडियो बनाकर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा और ब्लैकमेल करके कहने लगा कि अब तो तुम्हें भाई ने भी छोड़ दिया है, अब तुम मुझसे विवाह कर लो। ऐसी फटीचर जिंदगी आखिर तुम कब तक जीती रहोगी। उसके बाद पारस बोलता है तो इतना बात सुनते ही तुमने उसका कत्ल कर दिया। वो कहती है कि नहीं, मैंने उसका कोई कत्ल नहीं किया, मैं कत्ल कर भी नहीं सकती, मैं कत्ल करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो वो कहता है फिर क्या हुआ। वो कहती है कि मैं
जैसे ही उसने मुझे वीडियो दिखाया, वीडियो दिखाने के बाद वो मुझ पर झपटने लगा, वो मेरे साथ कुछ गलत करने लगा, मेरे कपड़ों को खींचने लगा। मैं डरती हुई वहां से उससे बचकर भागने लगी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। लेकिन जो मेरा घर था, मेरा कमरा था, वो एक ऐसी जगह पर था जहां पर आसपास किसी को मेरी आवाज भी नहीं आ सकती थी। मैं अपने आप को बचाते बचाते ऊपर के फ्लोर पर पहुंच गई। अपनी छत पर जैसे ही मैं पहुंची तो मैं छत पर जैसे ही गई, उसने मेरे साड़ी का पल्लू पकड़ लिया और साड़ी का पल्लू अपनी ओर खींचने लगा। जैसे ही वो साड़ी का पल्लू अपनी ओर खींच रहा था, मैं अपने आप को बचाने के लिए जैसे ही वहां से भागी, साड़ी खुल गई और खुलने के बाद उसका पैर फिसला और वो रेलिंग से नीचे गिर गया। वो रेलिंग से नीचे गिर गया। उसके बाद नीचे जा रहे कुछ लोगों ने गिरते हुए उसे देख लिया और गिरते हुए देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर मुझे छत पर से झांकते हुए नीचे देखा कि जब वो रवि नीचे गिरा तो मैंने छत से नीचे झांक कर देखा कि आखिर क्या हो गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, रवि गिर चुका था और गिरने के बाद उसके सर से बहुत खून निकल रहा था और लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस मौके पर आती है, उसे चिकित्सालय ले जाया जाता है, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो जाती है। अब जैसा कि लोगों ने मौके पर मुझे ही देखा था और उन्होंने सीधा यही कहा कि इसी ने इसे धक्का देकर नीचे गिराया है, इस बात पर मुझे सजा सुना दी गई। अब इतना सुनना था कि पारस फूट फूट कर रोने लगता है। वो कहता है कि इतना दर्द तुम छुपा कर बैठी थी, इतना कुछ जुल्म तुम सह रही थी सिर्फ मेरे लिए कि कहीं मेरा दिल ना टूट जाए, और आखिर मैंने ही तुम्हें चकनाचूर करके घर से बाहर निकाल दिया और तुम आज इस मुसीबत में फंस गई हो। वो कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने अंतिम क्षणों में तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी। मैं ये बताना चाहती थी कि मैंने कभी तुमसे बेवफाई नहीं की, मैं हमेशा तुम्हारे लिए लॉयल थी और हमेशा लॉयल ही रहूँगी अंतिम पल तक। मेरे 2 दिन बाद मेरी फांसी हो जानी है, लेकिन मैं अपने ऊपर से एक कलंक हटाना चाहती थी कि मैं एक बेवफा हूँ। अब पारस रोने लगता है और वहीं पर पूजा भी रोने लगती है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, जो हुआ वो हुआ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अंतिम पलों में मेरे लिए कोई गिला शिकवा नहीं रखो और मुझसे तुम पहले की तरह प्यार करो। और मैं चाहती हूँ कि आज तुम्हें वापस से मुझे आई लव यू बोलो, उसी रोमांटिक अंदाज में जैसे तुमने मुझे पहली बार प्रपोज किया था। पारस रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि ये क्या है, मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा, मेरी आंखें तो वैसे ही भरी हुई हैं। वो कहती है कि नहीं, तुम्हें करना होगा। वो अपने हाथ से जो पूजा होती है उसकी उंगली से अंगूठी निकालता है और अंगूठी निकालकर, ये वही अंगूठी थी जो पूजा को उसने पहली बार पहनाई थी, उसी अंगूठी को निकालकर पूजा उसे दे देती है और पारस झुक करके अपने घुटनों के बल बैठता है और उसे आई लव यू कहकर प्रपोज करता है। ये नज़ारा और ये आवाज़ें जब बाहर के लोग सुन रहे थे, जेलर साहिबा सुन रही थी और आसपास के जो कलीग्स थे, पुलिस वाले थे, वो सुनकर सभी भावुक हो जाते हैं और सभी की आंखों से आंसू आने लगते हैं कि एक प्रेम जिसमें इतना प्यार था, इतना सब कुछ होने के बाद भी एक अविश्वास ने इन सब दोनों के रिश्तों को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब इनकी ज़िंदगी में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अब जो जेलर साहिबा हैं वो सोचती हैं कि एक बेगुनाह को अगर सज़ा मिल गई तो मेरी वर्दी पहनने का शायद कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जो जेलर साहिबा हैं वो वापस से इस केस को रीओपन करवाती हैं। रीओपन करवाने के बाद वो जो उन्होंने सुना था कि रवि ने उसकी और उसकी ब्लैकमेलिंग की वीडियो बनाई थी, तो रवि का मोबाइल जब्त किया जाता है। रवि के मोबाइल से उस वीडियो को निकाला जाता है। वीडियो निकालने के बाद जो उसे सेंड किए गए थे, धमकी भरे मैसेज भेजे गए थे, वो सारे मैसेज जब्त किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ जिस कॉलोनी में वो रह रही थी, वहाँ का जो सीसीटीवी, आसपास के सीसीटीवी फुटेज थे, उन्हें खंगाला जाता है और पता चलता है कि पास ही एक खंबा लगा हुआ था और खंबे के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रवि उसकी साड़ी को खींचने की कोशिश कर रहा है और वो अपना जो बैलेंस है वो संभाल नहीं पाता और साड़ी जैसे ही खुलती है वो पीछे गिर जाता है। जैसे ही गिरता है
तो पूजा उसे झांकने की कोशिश कर रही है। ये सारे सबूत काफी थे पूजा को निर्दोष साबित करने के लिए। अब ये सारे सबूत पेश कर दिए जाते हैं और पूजा को निर्दोष साबित कर दिया जाता है और उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसके बाद जो पूजा और पारस हैं वो खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं और आगे के लिए ये फैसला लेते हैं कि कभी भी हम एक दूसरे पर अविश्वास नहीं जताएंगे। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागृत करना है कि हमेशा आंखों देखा और कानों सुना सच नहीं होता। कभी कभी हम किसी दिखावे में भी आ जाते हैं। जो हमें दिखाया जा रहा होता है, हो सकता है वो सही ना हो, हमारी आंखों का धोखा हो और इन्हीं धोखे के चक्कर में हम एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ते को खो देते हैं। हर एक व्यक्ति पारस और पूजा जैसा खुश नसीब नहीं होता जिन्हें जिंदगी दूसरा मौका देती है, लेकिन उन दोनों को मौका मिला, ये उनकी सबसे बड़ी खुश नसीबी थी। इसी के साथ इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली किसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।